हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा आर्थिक रूप से झटका लगा था। और उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन किए थे। और यह एकमात्र प्रशासनिक परिवर्तन है जो दिखावा था एकमात्र। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारतीयों को लगे कि भाई अंग्रेज़ों ने प्रशासन को टाइट कर दिया है, हमको अंग्रेज़ों के अधीन रहना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। और ये टॉपिक दोस्तों CSE, PCS और अन्य एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आप इन क्वेश्चन के बारे में जान लेंगे तो आपके ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज अधिकारियों को 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन पुनर्गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय संस्थाएं, सेना में परिवर्तन, सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि में क्या परिवर्तन किए गए? प्रशासन संबंधी अंग्रेज अधिकारियों की नीतियाँ, अंग्रेज़ों की विदेश नीति इत्यादि क्या थी? चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। प्रशासनिक परिवर्तन पुनर्गठन के 2 कारण थे, यानी कि इस पुनर्गठन के 2 कारण थे। हम चर्चा करेंगे कारणों के बारे में। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ और विकास हुआ। धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देश, अमेरिका और जापान का भी औद्योगिकरण हुआ और विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की उत्पादन संबंधी और वित्तीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दोस्तों जैसा कि आपको याद रखना है कि भाई अमेरिका और जापान का उदय हुआ था, उस समय औद्योगिकरण हो रहा था और ब्रिटेन की जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में उसकी जो वित्तीय और उत्पादन संबंधी श्रेष्ठताएँ वो समाप्त हो रही थी। तो अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक परिवर्तन किया। दूसरा, 1858 के बाद रेलवे में और भारत सरकार को दिए गए ऋणों के रूप में बहुत अधिक लागत खर्च हुई थी और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो गई। इसके अलावा इस पूंजी का उपयोग चाय के बागानों, कोयला खदानों, जूट मिलों, जहाजरानी व्यापार और बैंकिंग में भी किया गया था। देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्रिटिश पूंजी का इन्वेस्ट हुआ था यहाँ पर। तो इसके लिए उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा और स्थिति कमज़ोर हो गई। उसके लिए उन्होंने प्रशासनिक परिवर्तन किए और ये एकमात्र प्रशासनिक परिवर्तन जो दिखावे थे, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रशासनिक परिवर्तन जो दिखावे थे ताकि जो भारतीय हैं अंग्रेज़ों के अधीन बने रहें। तो इस पूंजी को आर्थिक राजनीतिक खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यकता कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए और इसलिए अंग्रेज़ों के प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ ऊपर बता दी थी। प्रशासन, अब प्रशासन में क्या परिवर्तन किए गए थे इसके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट है इसके अंदर, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश शासन सम्राट को दे दिया गया। मतलब पहले जो शासन का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था और अब किसको दे दिया? ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। और इसके पहले भारत पर सत्ता जो थी कंपनी के डायरेक्टरों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। अब शासन का बार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री या भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था को दे दिया गया था और इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त की गई थी और यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह अंततः भारत पर सत्ता संसद के हाथों में। देखो दोस्तों, इसमें ऐसा कहा गया है कि कंपनी से जो शासन ले लिया और ब्रिटिश सम्राट को दे दिया और ब्रिटिश सम्राट को दे दिया और जो आपका भारत सचिव, जिसको आप भारत सचिव या भारत का मंत्री कहा गया था, बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो क्या होता था? कैबिनेट
ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था वो क्या है, पूरी तरह संसद पर ही निर्भर होता था, इसलिए अंततः संसद का ही अधिकार होता था इस पर, और कुछ नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट, इस कानून के अनुसार भारत का शासन पहले की तरह एक गवर्नर ही चलाता था। अब उस गवर्नर का नाम में उसको अलग पदवी दे दी गई, गवर्नर को वॉइसरॉय कह दिया गया, अर्थात उसे सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दे दी गई। दोस्तों आप ये देख लीजिए। और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, 1858 के कानून में व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद होगी जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। दोस्तों इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 1858 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। उसके सदस्य कौन होंगे, विभिन्न विभागों के प्रमुख, यानी कि जो इनके तोपखाने का जो विभाग था इनके प्रमुख है, जो जो मतलब जैसे जैसे इनके प्रमुख थे वो उसके मतलब जो सदस्य होंगे। और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था। दोस्तों इससे जो काउंसिल गवर्नर जनरल के काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार है जो और बड़ा कर दिया गया था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, इसलिए इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम कब दिया गया था? 1861 में इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, और किस एक्ट के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 सदस्य तक बढ़ाने का अधिकार होता था, और जिसमें से कम आधे का गैर अधिकारी होना अनिवार्य था, और ये गैर अधिकारी भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी हो सकते थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था, यह एकमात्र सलाहकार समिति थी जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी। दोस्तों ये एकमात्र दिखावा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, अंग्रेज जो मतलब प्रशासन का दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि भारतीय उसके अधीन बने रहे। तो इसमें दोस्तों यही कहा गया है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो मतलब उसका कोई वास्तविक रोल नहीं होता था, मतलब ये जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी, अर्थात उसका बजट में कोई बजट प्रस्ताव के अंतर्गत उसका कोई रोल नहीं होता था। 5वां पॉइंट है दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, और वह भारतीय जनता द्वारा चुने हुए नौकर गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किए जाते थे। दोस्तों बहुत सिंपल है, पढ़ लीजिए आप इसको। और गवर्नर जनरल हमेशा ही इसके लिए राजा महाराजाओं और उनके मंत्रियों, बड़े जमींदारों, बड़े व्यापारियों, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का ही चयन करता था। दोस्तों देख लीजिए आप, ताकि विद्रोह न हुए। 1857 का विद्रोह हुआ, उससे बहुत बड़ा धक्का लगा, ताकि और विद्रोह कोई और न हो, इसके लिए उन्होंने गवर्नर जनरल ही इसका चयन करता था। और प्रांतीय प्रशासन, अब दोस्तों प्रांतीय प्रशासन के अंदर क्या परिवर्तन किया गए थे, अब इसको हम देखेंगे। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी प्रांत कहा जाता है। दोस्तों ये आप देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंसी प्रांतों में किस किस को शामिल किया गया है? बंगाल, मद्रास और बम्बई। और इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर चलाता था। 3 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता 3 सदस्यों वाली काउंसिल की सहायता से चलाता था, गवर्नर चलाता था इसका, और उसकी नियुक्ति सम्राट करता था। उस गवर्नर की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। दूसरे प्रांत का प्रशासन है जो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। दोस्तों 1833 के पहले भारतीय सरकारों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी 1833 में उनसे कानून बनाने का अधिकार ले लिया। दोस्तों ये देख लो, 1833 में उनसे कानून बनाने का जो अधिकार था वो ले लिया गया था। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया। दोस्तों ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन,
पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों जैसी कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकम दे दी जाती थी। और 1857 में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिटन ने और फैलाया और उसे प्रांतीय सरकारों को भू राजस्व, सामान्य प्रशासन और कानून तथा न्याय व्यवस्था जैसे कुछ और सेवाएं सौंप दी। दोस्तों 1877 में लॉर्ड मेयो की योजना को लॉर्ड लिटन ने और फैला दिया और इसके अंतर्गत भू राजस्व, सामान्य प्रशासन, कानून, न्याय व्यवस्था जैसी सेवाएं और ऐड कर दी इसके अंदर। और चौथा पॉइंट देखते तो दोस्तों, इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया। जैसे दोस्तों सामान्य हो गया, प्रांतीय हो गया और सामान्य वे जिनसे प्राप्त आय केंद्र और प्रांतों के बीच बांटती थी। दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। प्रांतीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाओं में क्या परिवर्तन किए इसके बारे में देखेंगे। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, ये तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया भाई, जो वित्त के बारे में यानी कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी ब्रिटेन की उस समय, तो वित्तीय कठिनाई तो अपने आप आएगी। तो वित्तीय कठिनाई के कारण सरकार ने प्रशासन का और भी विकेंद्रीकरण किया और नगरपालिका तथा जिला परिषदों के द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित करने में क्या निर्णय लिया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और जलापूर्ति जैसी विषय स्थानीय संस्थाओं को दे दिए जाएं और वह स्थानीय कर लगाकर उनका खर्च निकालें। दोस्तों देखो, मतलब अंग्रेज सोचते थे कि भाई भारतीयों के साथ, मतलब उन भारतीयों के लिए जो कल्याण का हम कार्य करेंगे तो भारतीय हमें कर देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों देख लो, नंबर 2, सबसे पहले 1864 और 1868 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई और 1882 में अधिकारी लॉर्ड रिपन की सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव में कहा, ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिनके सदस्य गैर अधिकारी हो, यानी कि गैर अधिकारी मतलब अधिकारी नहीं हो, गैर अधिकारी होने चाहिए, स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई थी। अब देख लो दोस्तों, आप पढ़ लीजिए इसको। आगे आता है सेना में परिवर्तन। अब देख लो सेना में क्या परिवर्तन किए गए। 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, सेना में परिवर्तन करें ताकि और विद्रोह न होने देना था। क्यों 1857 का विद्रोह हुआ था, इससे पहले भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए थे, कुछ सैकड़ों छोटे विद्रोह हुए थे, 40 से बड़े विद्रोह हुए थे। दोस्तों आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सारा कुछ पढ़ेंगे। 1858 के बाद सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। सॉरी दोस्तों, भाग की जगह भाग कर लीजिए, यहाँ पर भाग बढ़ा दिया गया था तथा बंगाल की सेना में अब यह अनुपात 1 और 2 का, यानी कि दोस्तों 1 और 2 का मतलब क्या है कि मतलब 1 भारतीय के पीछे 2 यूरोपीय थे। देख लो, 1 भारतीय और 2 यूरोपीय, यह कर दिया गया था। और मद्रास और बम्बई की सेना में यह अनुपात 2 और 5 का कर दिया गया था। और तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग थे जो यूरोपियों के हाथों में रख दिए गए और भारतीयों के साथ वही पुरानी नीति, मतलब के अधिकारियों वर्ग से बाहर रखने की वो पुरानी नीति थी, उसके बारे में सख्ती से पालन किया जाने लगा। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए आप, सेना के भारतीय अंग का संगठन, संतुलन और जवाबी संतुलन। यानी कि दोस्तों एक जो जवाबी और संतुलन, जवाबी क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई विद्रोह, बटालियन में कोई विद्रोह हो गया तो और विद्रोह करने वालों के पीछे भी उसका रीजन देने वाले, यानी कि जवाब देने वाले कोई और दल हो, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए। और तथा बांटो और राज करो की नीति, यानी कि बांटो और राज करो की नीति का मतलब है दोस्तों कि मतलब जो मतलब विभिन्न एक वर्ग से दूसरे वर्ग को मतलब भड़का देना, यानी कि और एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को भड़का देना, ऐसा मतलब बांटो और राज करो की नीति में कहा गया। दोस्तों आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अब देखिए दोस्तों, और सेना में भर्ती के साथ जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे और भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियां और कुछ गैर लड़ाकू जातियां घोषित की गई। और इसमें दोस्तों देखो, गैर लड़ाकू और गैर लड़ाकू हो गए जो लड़ने वाले हैं, गैर लड़ाकू जो लड़ नहीं रहे थे, जो ये 1857 के विद्रोह के आधार पर किया गया था। ये अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी
और 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। दूसरी ओर क्या हुआ, विद्रोह को कुचलने वाले और उसकी अंग्रेज़ों की सहायता दे रहे थे जैसे पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया था और उनको बड़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा। यानी कि इसका दोस्तों सरासर यही है कि मतलब जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे वो तो क्या है, सेना में ज़्यादा भर्ती हो, और जो अंग्रेज़ों का साथ नहीं दे रहे थे उनको भर्ती कम किया गया था सेना के अंदर। और तीसरा पॉइंट है, साथ ही भारतीय रेजिमेंटों को तमाम जातियों और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया कि वे एक दूसरे को संतुलित करते थे और सैनिक के सांप्रदायिक जातिगत और कबीलाई, दोस्तों ये का को काट दीजिए आप यहाँ से, काबिलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके बीच राष्ट्रवादी भावना नहीं फैल सके। जैसे उदाहरण के लिए अनेक रेजिमेंटों में जातियों और संप्रदायों के आधार पर कंपनियां बनाई गई। दोस्तों उदाहरण से समझ सकते हैं आप इसको। चौथा, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशकों को सैनिकों तक नहीं पहुंचने दिया गया था। दोस्तों ये भी इसमें बहुत बड़ा रोल कर रहा है ताकि विद्रोह नहीं हुए, इसके लिए ऐसा किया गया था। और सार्वजनिक सेवाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सार्वजनिक सेवा में क्या परिवर्तन किए गए, प्रशासन के अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य बैठे होते थे जिनकी भर्ती लंदन में होने वाली खुली वार्षिक प्रतियोगिताओं के द्वारा की जाती थी और इन परीक्षाओं में भारतीय भी बैठ सकते थे और अंग्रेज भी बैठ सकते थे। दोस्तों देख लो आप, परीक्षा तो आज भी ऐसे ही होती है, मतलब जहाँ सेंटर होता है वहाँ परीक्षा होती है और इसी प्रकार वहाँ पहले भी यही व्यवस्था होती थी। सिविल सर्विस आज भी होती है और पहले भी होती थी। और 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे जो रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। इनमें भारतीयों की संख्या अंग्रेज़ों की अपेक्षा बहुत नगण्य थी। दोस्तों सीधे सीधे देख लीजिए कि अंग्रेज तो अंग्रेजी बोलते थे, ये अंग्रेजी तो विदेशी भाषा थी और भारत की भाषा क्या है हमारी, हिंदी थी। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें आज भी यही परीक्षा देख लीजिए, अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और हिंदी माध्यम का अनुपात बहुत कम रहता है इसके अंदर और न के बराबर रहता है। दोस्तों आप देख लीजिए इसके अंदर आज भी यही कंडीशन होती है। और 2 नंबर देख लीजिए आप, 2 नंबर पॉइंट क्या है इसमें, 1893 में भारतीय सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों की संख्या का अत्यंत होना आवश्यक है। वॉइसरॉय लॉन्सडाउन ने भी इस बात पर जोर दिया कि अगर विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना अनिवार्यता है। यानी कि मतलब हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य है, अगर इसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यूरोपियों को इस सिविल सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करना पड़ेगा हमको, तभी हम इस साम्राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं, वरना ये साम्राज्य हमारा डगमगा सकता है। दोस्तों देखिए आप तीसरा पॉइंट, 1918 के बाद प्रशासकीय सेवाओं का तथा धीरे धीरे भारतीयकरण किया गया। यानी कि जो सिविल सर्विस परीक्षा है उनके अंदर भारतीयों की संख्या बढ़ाते चले गए अंग्रेज जो है, तथा इन सेवाओं में शामिल भारतीय ब्रिटिश शासन के एजेंट का काम करते थे और वफादारी के साथ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते। एंड वही बस इनको बहुत बड़ा पद नहीं दिया जाता था, यानी कि इसको एजेंट करता था या तो ब्रिटिश सरकार का या फिर वफादारी का काम कराया जाता था। उनको मतलब महत्वपूर्ण जैसे विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो महत्वपूर्ण विभाग डिपार्टमेंट उनको नहीं दिए जाते थे, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। देखिए दोस्तों अंग्रेज़ों ने बहुत आगे, मैं दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए मैं आपको डेली आपको मैं अपडेट देता रहूँगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।